यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। घुंघराले दाढ़ी वाले बलवान आदमी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे उस बैंगनी रोशनी पर मुक्का मारा। बूम! बैंगनी रोशनी टुकड़ों में बिखर गई, जबकि बलवान आदमी 2 कदम पीछे हट गया। बैंगनी मिंक फिर से हमला करने ही वाली थी कि आरव ने जल्दी से उसे रोक दिया। उसने बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में लिया और फिर उसने निशिता और बलवान आदमी को देखते हुए शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, आप दोनों जारी रख सकते हैं। हम तो बस गुजर रहे थे, बस गुजर रहे थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव ने जाने के इरादे से मुड़ गया। इस क्षण उसे यहाँ जल्दी आने का थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि अगर वह थोड़ी देर से आता तो क्या यह बेहतर नहीं होता जब वे दोनों लड़ाई से बुरी तरह घायल हो जाते। ये मनुष्य, क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? बलवान आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में बोला। यह सुनकर आरव रुक गया और फिर उसने बलवान आदमी को देखा और कहा, तो तुम क्या चाहते हो? बलवान आदमी की पलकें झपक उठीं। मैं क्या चाहता हूं? क्या इसे कोई दिक्कत है? मुझसे चोरी करने कौन आया था? जब उसने यह सोचा तो बलवान आदमी ने क्रोधित अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, मनुष्य, लालची मनुष्य, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, वरना यह जगह तुम्हारी समाधि बनेगी। ठीक इसी क्षण निशिता ने अचानक आरव को देखा और कहा, हिमात्मा फल, एक उच्च स्तर का धरती स्तर का आत्मिक फल। यह 300 साल बाद खिलता है, 300 साल बाद फल देता है और पकने में 300 साल और लगते हैं। इस समय वे हिमात्मा फल पकने वाले हैं। जैसे ही वे पक जाएंगे, वे दिव्यस्तर के आत्मिक फल बन जाएंगे। उनमें से एक का सेवन 10 साल की कठिन साधना के बराबर है। हम दोनों मिलकर इस राजास्तर के रूपांतरित डार्क बिस्ट को क्यों न मार दें? यह सुनकर आरव थोड़ा चकित और लालच में आ गया। वह चकित था कि पकने पर फल वास्तव में दिव्यस्तर का आत्मिक फल बन जाएगा, और वह निशिता के सुझाव से लालच में आ गया था। चूंकि उसने ऐसा सुझाव दिया है, तो यह राजास्तर का डार्क बिस्ट निश्चित रूप से रद्दी नहीं था। कम से कम वह अकेले इससे निपट नहीं सकती थी। आरव ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया था कि उसके कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक ने अचानक हलचल की। एक ही झटके में वह सीधे बलवान आदमी के पीछे दिखाई दिया और एक और झटके में वह पेड़ के सामने दिखाई दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस दृश्य को देखकर बलवान आदमी की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई और उसके चेहरे पर तुरंत एक क्रूर अभिव्यक्ति आ गई। वह गुस्से में चिल्लाया और अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन को थपथपाया और फिर वह बैंगनी मिंक की ओर विस्फोटक रूप से भागा। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बैंगनी मिंक ने अपने छोटे पंजे को लहराया था और बैंगनी रोशनी की एक किनारा बड़े पेड़ को ढक लिया। उसके बाद बलवान आदमी, आरव और निशिता की चकित निगाहों के नीचे बड़ा पेड़ तुरंत वहीं से गायब हो गया। उसी समय बैंगनी मिंक की आकृति चमकी और सीधे वहीं से गायब हो गया और फिर वह आरव के कंधे पर दिखाई दिया। उसके बाद उसने अपने छोटे पंजे से आरव के सिर पर थप्पड़ मारा, जैसे वह आरव से जल्दी भागने के लिए कह रहा हो। आरव कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी और वह जल्दी से अपने सदमे से उबर गया। ऐसा होते ही उसने खुद पर एक उच्च स्तर का स्ट्राइडर तंत्र लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और फिर उसकी गूढ़ ऊर्जा तूफान चाल जूतों में उमड़ पड़ी और उसकी आकृति काले प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, जो विस्फोटक रूप से दूरी की ओर भागा। अगर यह एक पर एक लड़ाई होती तो आरव को अभी भी अपनी जीतने की क्षमता पर भरोसा होता, लेकिन अगर यह 2 पर 1 होता तो आरव का भरोसा इतना पर्याप्त नहीं था।
या यह कहा जाना चाहिए कि उसे भरोसे का मामूली निशान भी नहीं था। आखिरकार निशिता कमजोर नहीं थी और एक राजा स्तर के रूपांतरित डार्कबिस्ट के साथ मिलकर जो उससे कमजोर नहीं था। आरव ने तुरंत पहले भागने का फैसला करने में संकोच नहीं किया। कहने की जरूरत नहीं है, आरव की पूरी गति अत्यंत तेज थी। केवल 2 सांसों के समय में वह निशिता और बलवान आदमी की दृष्टि से गायब हो गया था। मनुष्य, मैं तुम्हें सांस लेते हुए फाड़ डालूंगा। बलवान आदमी अपने सदमे से उबरने वाला पहला था और उसने एक जोरदार दहाड़ निकाली जिसने आसमान और पृथ्वी को हिला दिया। उसके बाद उसने तेजी से अपने दाहिने पैर से जमीन को थपथपाया और प्रतिकार बल पर भरोसा किया ताकि वह उस दिशा में विस्फोटक रूप से भागे जिस ओर आरव भागा था। दूसरी ओर जिस जमीन पर वह पहले खड़ा था वह सीधे ढह गई, जबकि बाह मोटी दरारें तेजी से चारों ओर फैल गईं। जिस दिशा में आरव और बलवान आदमी दोनों गए थे, उसे देखते हुए निशिता की सुंदर भौहें सिकुड़ गई थीं, जबकि उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, कितना रहस्यमय डार्कबिस्ट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमकी और वह उनके पीछे भागी। हिमात्मा फल उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था और वह इसे महापर्वत श्रृंखला में कई दिनों से खोज रही थी। अब जब उसने बड़ी कठिनाई का अनुभव करने के बाद इसे आखिरकार ढूंढ लिया था, तो वह इसे कैसे जाने दे सकती थी। इस क्षण आरव को अपनी गति को उसकी सीमा तक बढ़ाने के लिए कहा जा सकता था। हर जगह वह गुजरता था, हल्की परछाइयां दिखाई देती थीं। लेकिन उसके कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक को लगा कि वह अभी भी पर्याप्त तेज नहीं है, और उसने आरव के कानों को बलपूर्वक मरोड़ा जिसका इरादा आरव को तेज करने के लिए करना था। आरव भी वास्तव में तेज करना चाहता था, लेकिन यह उसकी सीमा थी। इसलिए वह केवल छोटे साथी के कार्यों पर अपनी आंखें घुमा सकता था। अचानक आरव को कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या मेरे पास उड़ने वाला डार्कबिस्ट नहीं है? जब उसने यह सोचा तो आरव वज्रगरुड़ को बाहर निकालने वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण एक भयंकर दहाड़ अचानक गूंजी। उसके बाद एक भीषण हवा जो एक मुक्के के वार से आई थी, तेज गति से हवा में सीटी बजाती हुई आरव के सिर की ओर मजबूत रूप से टूट पड़ी। आरव की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आकृति अचानक रुक गई, इससे पहले कि वह मुड़ जाए और अपना मुक्का मार दे। बूम! एक धीम और भारी धमाका गूंजा। आरव की बाह सुन्न हो गई क्योंकि उसने लगभग 10 कदम पीछे लिए, जबकि उसके सामने खड़ा बलवान आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला था। बलवान आदमी बस हमला जारी रखने वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण हवा में तापमान अचानक कम हो गया था और फिर एक सफेद परछाई चमक उठी। निशिता, जिसने एक सफेद पोशाक पहनी थी, यहां दिखाई दी। बलवान आदमी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने संक्षेप में संकोच किया और अंत में हमला न करने का फैसला किया, क्योंकि यहां तक कि उसे भी अपने सामने खड़ी इस महिला की ताकत से डरना पड़ा। निशिता ने बलवान आदमी पर ध्यान नहीं दिया और उसने आरव को देखा और कहा, मैं तुम्हें उसे रोकने में मदद करूंगी। बदले में मुझे 3 हिमात्मा फल दो, ठीक है? हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। अगर तुम मना करते हो तो मैं उसके साथ मिलकर काम करूंगी। महापर्वत श्रृंखला में तुम्हारा पीछा कर रहे अनगिनत मानव गूढ़ साधकों और डार्कबिस्टों के साथ मिलकर तुम उस रहस्यमय छोटे साथी के अधिकार में होने पर भी पहाड़ों तक भागने में सक्षम नहीं हो पाओगे। आरव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। कहने की जरूरत नहीं है, इस महिला की बातें वास्तव में समझ में आईं। उसके पास एक उड़ने वाला डार्कबिस्ट था, लेकिन क्या इसका उन डार्कबिस्टों के प्रति कोई प्रभाव होगा?
हालांकि वह आधा खजाना देने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था जो उसने अभी प्राप्त किया था। अंडे तोड़े बिना ऑमलेट नहीं बनाया जा सकता। अगर तुम संकोच करते हो तो तुम निश्चित रूप से हम दोनों से व्यस्त रहोगे, और फिर तुम निश्चित रूप से अद्वय और डार्कबिस्ट साम्राज्य से उस प्रतिभाशाली डार्कबिस्ट द्वारा देखे जाओगे। क्या तुम्हें उन सभी के खिलाफ अकेले जाने का भरोसा है? निशिता ने कहा। यह सुनकर आरव ने संकोच करना बंद कर दिया, और उसके दाहिने हाथ के लहराने के साथ एक हिमात्मा फल निशिता की ओर उड़ गया। उसने कहा, जब हम महाचिन साम्राज्य लौटेंगे तो मैं तुम्हें अन्य दो दूंगा। मैं अपने वादों का पालन करूंगा। कहने की जरूरत नहीं है, निशिता वास्तव में समझ में आई। अगर उसे अद्वय और डार्कबिस्ट साम्राज्य से उस रहस्यमय प्रतिभाशाली डार्कबिस्ट के आने तक व्यस्त रखा जाता तो वह और छोटा साथी वास्तव में खतरे में पड़ जाएंगे। निशिता, बलवान आदमी और अनगिनत अन्य गूढ़ साधकों और डार्कबिस्टों की उपस्थिति का तो जिक्र ही नहीं करना। यह सोच लेने के बाद आरव ने दृढ़ता से निशिता के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। निशिता ने हिमात्मा फल लिया, आरव को गहराई से देखा और फिर कहा, ठीक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति विस्फोटक रूप से बलवान आदमी की ओर चमकी। उसी समय उसने कहा, अगर तुम अद्वय का सामना करते हो तो अभी उससे लड़ो मत। यह याद रखना, बहुत कम समय में निशिता और बलवान आदमी के बीच लड़ाई की आवाजें गूंज उठीं। यह सुनकर आरव भौहें चढ़ा दीं। उसने इस पर कोई आगे का विचार नहीं किया और उसकी आकृति दूरी की ओर चमकी। जब उसने आरव को दूरी में गायब होते देखा तो बलवान आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत क्रूर हो गई और उसने गुस्से में आसमान की ओर दहाड़ मारी, जबकि उसकी आकृति अचानक अपने मूल रूप में लौट आई। जब उसने बलवान आदमी का मूल रूप देखा तो निशिता की बर्फीली अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, तो तुम आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया कबीले के एक कुलीन थे। इस क्षण एक विशाल काले रंग का भेड़िया निशिता को ठीक से घूर रहा था। काले भेड़िए का पूरा शरीर पूरी तरह से गहरा काला था और मोटी पपड़ियों से ढका हुआ था जो एक भयंकर चमक के साथ चमक रहे थे। उसके पंजे चार तेज ब्लेड की तरह थे और जैसे ही वे कभी कभी जमीन से गुजरते थे, तेज चीखें गूंजती थीं। उसके बाद जमीन पर कई गहरी पंजा निशान दिखाई देंगे। आओ वो! आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया ने अपना सिर उठाया और जोर से चीखा, इससे पहले कि उसकी आकृति उछल जाए और निशिता पर झपट्टा मारे। 15 मिनट बाद निशिता की सफेद पोशाक पर कई रक्त-लाल पंजा निशान दिखाई दिए थे। दूसरी ओर आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया और भी शर्मनाक स्थिति में था। कई छोटे चोटें उसके शरीर को घने रूप से ढक रही थीं। वे चोटें अत्यंत छोटी थीं और एक साधारण व्यक्ति के लिए उन्हें ध्यान देना असंभव था अगर वे इस तरह घने रूप से एकत्रित नहीं होते। अपनी कलाई के एक पलटवार के साथ उसके हाथ में बारीक धागा हवा को फाड़ता हुआ गुजर गया और आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया के शरीर पर टकराया। उसकी मजबूत पपड़ियां इस धागे को बाधा देने में सक्षम नहीं थीं और यह सीधे भेड़िए के पपड़ीदार कवच में घुस गया, जिससे भेड़िए के शरीर पर एक रक्तलाल निशान दिखाई दिया। उसी समय निशिता पीछे कूद गई। जब उसकी आकृति जमीन पर उतरी तो निशिता ने उस दिशा पर झलक मारी जिस ओर आरव भागा था और फिर उसकी आकृति दूरी की ओर चमकी। उसने आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया को इतने लंबे समय तक यहाँ रखा था, इसलिए अगर आरव अभी भी भागने में सक्षम नहीं था तो आरव केवल अपने भाग्य को दोष दे सकता था, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से आरव के लिए आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया से मौत तक नहीं लड़ेगी। आओ वो! भेड़िए ने एक बार फिर दहाड़ मारी जब उसने निशिता को जाते देखा। हालांकि उसने उसका पीछा करने का फैसला नहीं किया। ऐसा नहीं था कि आकाशगर्जन दैत्य भेड़िया निशिता से डरता था,
यह इसलिए था क्योंकि उसका पीछा करना निरर्थक था, क्योंकि खजाना तो उसके पास था ही नहीं। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ घंटों तक पागलों की तरह भागने के बाद आरव अंततः रुक गया। आरव एक छिपी हुई गुफा के अंदर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने आत्मिक केंद्र के भीतर हिमात्मा वृक्ष की जांच नहीं की। उसने बैंगनी मिंक को गले लगाया, जिसके छोटे चेहरे पर उत्तेजित भाव था, और फिर उसने गंभीरता से कहा, छोटे साथी, अगली बार ऐसा कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरी स्वीकृति लेनी होगी, समझे? भले ही बैंगनी मिंक के पास चौंकाने वाली क्षमता थी, जिसने इसे साधारण डार्क बिस्ट द्वारा घायल होने से बचाया, फिर भी आरव इसके बारे में थोड़ा चिंतित था, क्योंकि यह छोटा साथी वास्तव में बहुत ही अनियंत्रित था। अगर उसने छोटे साथी को यह नहीं समझाया कि यह कितना गंभीर था, तो हो सकता है कि वह भविष्य में किसी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ की संपत्ति भी जब्त करने की हिम्मत करे। बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई। जब उसने आरव द्वारा दिखाए गए गंभीर भाव को देखा, तो उसने शरारतीपन जारी रखने की हिम्मत नहीं की, और उसने तुरंत सिर हिलाया। हालांकि उसकी जीवंत आंखों में शिकायत का निशान था। आरव ने यह देखकर सिर हिलाया, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और कोमल लहजे में कहने से पहले छोटे साथी के सिर को सहलाया, छोटे साथी, हालांकि वे खजाने मोहक हैं, लेकिन जब तुम्हारी तुलना में वे मेरे लिए कचरे का ढेर हैं। अगर तुम भविष्य में कुछ भी जब्त करना चाहते हो, तो पहले मुझसे पूछो, ठीक है? बैंगनी मिंक ने अपना छोटा पंजा बढ़ाया और आरव के चेहरे को सहलाया और फिर सिर हिलाया। अब जाकर आरव को राहत मिली, और उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, जबकि उसका मन उसके शरीर में डूब गया, ताकि वह अपने आत्मिक केंद्र के भीतर हिमात्मा वृक्ष को देख सके। जब उसने अपने आत्मिक केंद्र की स्थिति को देखा, तो आरव की आंखें अचानक चौड़ी खुल गईं, और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं, क्योंकि हिमात्मा वृक्ष के अलावा गूढ़ ऊर्जा के तालाब के भीतर एक और वृक्ष था। यह हिमात्मा वृक्ष से थोड़ा छोटा था, और इस पर लगभग 10 मुट्ठी के आकार के फल भी लटके हुए थे। छोटे साथी, यह क्या है? आरव ने आश्चर्य से बोलते हुए बैंगनी मिंक को देखा। बैंगनी मिंक ने अपने छोटे पंजों से इशारा किया। थोड़ी देर बाद आरव को समझ आ गई। वह वृक्ष वास्तव में वह वर्मिलियन आत्मा फल था, जिसे छोटे साथी ने उस समय गूढ़ ऊर्जा के तालाब में फेंक दिया था। आरव ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह वास्तव में इतने कम समय में एक वृक्ष बन गया होगा। इसके अलावा वृक्ष पर असंख्य फल बन गए थे। क्या मेरे इस आत्मिक केंद्र में वास्तव में ऐसे प्रभाव हैं? आरव ने अपने दिल के आघात और सुखद आश्चर्य को दबाया, और फिर उसकी चेतना एक बार फिर उसके शरीर में डूब गई। इस क्षण आत्मिक केंद्र के भीतर 7 राजास्तर डार्क बिस्ट गूढ़ ऊर्जा के तालाब के चारों ओर मौजूद थे। उन सबकी मुट्ठी के आकार की आंखें भूख के भाव के साथ दोनों बड़े वृक्षों को घूर रही थीं। हालांकि उनमें से किसी ने भी उन फलों को मनमाने ढंग से छूने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है, छोटा साथी अभी भी उनके दिलों में अत्यधिक निवारक शक्ति रखता था। आरव ने अपनी निगाह हिमात्मा फल की ओर डाली। वृक्ष पर 5 फल एक वयस्क की मुट्ठी से थोड़े बड़े थे। आरव ने देखा कि हिमात्मा फल की त्वचा सफेद निशानों से ढकी हुई थी, जो मानव शरीर के भीतर की नसों की तरह दिखती थी। इसके अलावा ये नसें छोटे कीड़ों की तरह हिल रही थीं। आरव ने आंखें खोलीं। वह थोड़ी देर चुप रहा, और फिर उसने अपनी हथेली पलटी, और एक हिमात्मा फल वहां दिखाई दिया। जैसे ही यह उसकी हथेली में आया, उसकी हथेली को ठंडक महसूस हुई, और उसके पूरे शरीर में ठंडक की एक लहर बह गई। आरव की आंखों में आश्चर्य की एक झलक आई, और उसने इस ठंडक को बाहर निकालने के लिए जल्दी से अपनी गूढ़ ऊर्जा को प्रसारित किया। अपने हाथ में हिमात्मा फल को देखते हुए
आरव अंततः समझ गया कि निशिता यह फल क्यों चाहती थी। वह हिम तत्व साधना तकनीक का अभ्यास करती थी और उसके पास जल तत्व गूढ़ ऊर्जा भी थी, इसलिए हिमात्मा फल उसके लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकता था। हालांकि इस फल का वास्तव में क्या प्रभाव था, आरव यह पता लगाने में असमर्थ था। इस बीच बैंगनी मिंक ने अचानक अपना पंजा हिलाया और फिर आरव के हाथ में फल उसके पंजे पर दिखाई दिया। उसके बाद उसकी आकृति चमकी और वह आरव के सामने आ गया, इससे पहले कि उसने दोनों पंजों से फल पकड़ा और इसे आरव के मुंह की ओर बढ़ाया। जाहिर है वह चाहता था कि आरव फल खा ले। आरव ने बैंगनी मिंक और अपने सामने फल को देखते हुए अपने होंठ सिकोड़े और पूछा, क्या मैं सच में इसे खा सकता हूँ? छोटा साथी अधिकांश समय बहुत भरोसेमंद होता था, लेकिन कभी कभी यह अविश्वसनीय भी होता था। ठीक वैसे ही जैसे जब वह मृत्यु अंधकार खाई के तल पर था तो उसने उसे और शैलाधर को यूनियन फ्रूट्स दिए थे। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया और फिर उसने फल को आरव के मुंह की ओर धकेल दिया। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, छोटे साथी, क्या मैं वास्तव में इसे खा सकता हूँ? इस बीच बैंगनी मिंक ने मुंह फुलाया। जाहिर है यह थोड़ा अधीर हो गया था। जब उसने यह देखा तो आरव ने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपना मुंह खोला और एक छोटा सा कौर लिया और उसे सीधे निगल लिया। ठंडक जो हृदय को भेदती है, यही वह था जो आरव ने इस क्षण महसूस किया और यह बुरा नहीं लगा। इसलिए आरव ने एक और कौर लिया और बहुत देर नहीं हुई जब पूरा हिमात्मा फल उसके पेट में चला गया। फल खाने के बाद आरव कुछ कहने वाला था। अचानक उसकी आंखें चौड़ी खुल गईं जबकि उसने अपने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया। इस क्षण आरव के बाल दृश्य गति से जम रहे थे और कुछ ही समय में उसका माथा, भौहें, आंखें, मुंह, थोड़ी देर बाद उसका पूरा शरीर बर्फ के अंदर सील हो गया। बैंगनी मिंक। और फिर वह चमका और सीधे आरव के आत्मिक केंद्र में प्रवेश कर गया। इस क्षण आरव की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वह उसके कगार पर था। उसका शरीर बर्फ में सील होने के बाद आरव ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि वह वास्तव में अपने शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा को प्रसारित करने में असमर्थ था, जबकि उसकी तलवार इंटेंट का भी उपयोग नहीं किया जा सकता था। संक्षेप में वह अब एक साधारण व्यक्ति बन गया था। यह अभी भी ठीक होगा अगर बात यहीं तक होती। हालांकि उसने देखा कि हड्डी भेदने वाली ठंडक की धाराएं उसके शरीर की कोशिकाओं को भी क्षीण कर रही थीं। यह देखने के बाद आरव के दिल की गहराई से घबराहट की एक धारा निकली। उसका शरीर एक राजास्तर डार्क बिस्ट के बराबर था, फिर भी वह इस ठंडक का विरोध करने में असमर्थ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह वास्तव में अपनी गूढ़ ऊर्जा को प्रसारित करने या अपनी तलवार इंटेंट का उपयोग करने में असमर्थ था। छोटे साथी, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है। इस क्षण आरव ने अपने दिल में दुख से हाहाकार किया। हड्डी भेदने वाली ठंडक आरव के दुख भरे हाहाकार के कारण नहीं रुकी। इसके बजाय यह और भी ठंडी हो गई। दूसरी ओर आरव के शरीर को घेरने वाली बर्फ और भी मोटी होती गई और आरव के नीचे की जमीन भी जमने लगी, इससे पहले कि वह गुफा के भीतर चारों ओर फैलने लगी। अगर आरव अब अपने शरीर के अंदर देखता तो वह देखता कि उसके शरीर के भीतर की रक्तवाहिकाएं और नसें ठंडक से जम गई थीं। दूसरे शब्दों में, आरव की जीवन शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगी थी। लेकिन इस क्षण आरव पूरी तरह से असहाय था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि उसके पास खुद को बचाने का अभी भी एक आखिरी तरीका था, और वह छोटे साथी से संपर्क करना था। हालांकि छोटे साथी ने उसकी पुकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वह बस सुनहरी गूढ़ ऊर्जा के तालाब के भीतर छिपा रहा।
आरव की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती गई। इस क्षण उसने आखिरकार एक सिद्धांत को समझा, और वह यह था कि स्वर्गस्तर के आत्मिक फल को सावधानी से खाना चाहिए। बहुत देर नहीं हुई जब ठंडक ने आरव के आत्मिक केंद्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जैसे ही यह वहां प्रवेश कर गई, आरव के आत्मिक केंद्र के भीतर गूढ़ ऊर्जा अचानक उबल गई। उसके बाद तालाब के भीतर की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा एक प्रवाह की तरह उमड़ पड़ी। जब ठंडक का सामना सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से हुआ तो यह तुरंत बिखर गई, और सुनहरी गूढ़ ऊर्जा आरव के आत्मिक केंद्र के साथ साथ चली गई और उसकी जमी हुई नसों की ओर तेजी से बहने लगी। यह जहां से भी गुजरी, आरव की जमी हुई रक्त वाहिकाएं और नसें तुरंत सामान्य हो गईं, और साथ ही आरव के शरीर के चारों ओर की बर्फ धीरे धीरे पिघल गई। 15 मिनट बाद बूम! गुफा में बर्फ टूटने की आवाज गूंजी। आरव, जो बर्फ से सील हो गया था, उसके भीतर से टूटकर बाहर निकला और उसके कपड़े बर्फ के साथ टूट गए। साथ ही सुनहरी गूढ़ ऊर्जा जो उसकी नसों और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बह रही थी, तुरंत उसके आत्मिक केंद्र की ओर उमड़ गई। एक भी सांस के समय से भी कम समय में यह उसके आत्मिक केंद्र के भीतर तालाब में पूरी तरह से लौट आई थी, और इसमें आरव के सामान्य आत्मिक केंद्र के भीतर की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा भी शामिल थी। एक निश्चित क्षण में आरव ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। उसके बाद उसके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसने हल्के से कहा, मैं वास्तव में 3 स्तर आगे बढ़ गया हूँ। हाँ, आरव अब पहले दिव्य स्तर के 6ठे स्तर पर था। जहां तक कारण का सवाल था, आरव इसके बारे में निश्चित नहीं था। अचानक आरव को याद आया कि निशिता ने उसे क्या बताया था, एक फल 10 साल की कठोर साधना के बराबर था। क्या इस हिमात्मा फल का यही प्रभाव है? लेकिन अगर यह 10 साल की कठोर साधना है, तो इसे मेरी साधना को 3 स्तरों से अधिक सुधारना चाहिए था, है ना? अचानक आरव को लगा जैसे उसने कुछ महसूस किया है, और उसने अपने शरीर को देखने के लिए सिर नीचे किया। जब उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो आरव वहीं पर स्तब्ध रह गया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।